अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। गवादर में वक्फे से जारी मुसलसल मूसलाधार बारिश ने शहर को गर्क कर दिया। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने के साथ बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। कई देहात डूब चुके हैं, ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, मकानात बह चुके हैं। शहरियों की महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए कश्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। तो गवादर की ये सूरत हाल है जहां वक्फे से जारी मुसलसल मूसलाधार बारिश ने शहर को गर्क करके रख दिया है। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने के साथ बरसाती पानी घरों में दाखिल हो चुका है। कई देहात डूब चुके हैं, मकानात बह गए हैं। शहरियों की महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए कश्तियों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा इक़दाम दिखाई नहीं दे रहे। ये तमाम तर सूरत हाल है गवादर की। बरसते बादल, कड़कती बिजली, जमीन पर पानी ही पानी, ये है गवादर की बरसती कहानी। मुसलसल मूसलाधार बारिश ने गवादर का गर्क आब कर दिया। मकरान कोस्टल हाईवे पर सैलाबी रेलें गुजर रहे हैं। सरबंदन में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मकानात ढह गए। अवाम को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए कश्तियां निकल आईं। 18 घंटों से जारी बारिश से बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। मामूलात जिंदगी मफलूज है। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। गवादर में बारिशों ने तबाही मचा दी है। इस हवाले से बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर गवादर जनाब औरंगजेब आदीनी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, एक तो जो इस वक्त करंट वहाँ पर सिचुएशन है वो ज़रा डिफ़ाइन कर दीजिएगा, और इंतज़ामात क्या किए जा रहे हैं शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए, और महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शंस क्या की हैं आगे के लिए? जी बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि रेंज का एक और स्पेल 29 तारीख को स्टार्ट होगा और यकम तक चलता रहेगा। अब तक गवादर का शहर जो है वो काफी हद तक मुतासिर हुआ है बारिशों की वजह से, लेकिन ओवरऑल बाकी डिस्ट्रिक्ट का सिचुएशन बेहतर है। शहर में इस वक्त हमने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो घर मुनासिर हुए थे तमाम लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया मुनासिब जगहों पर, और हमने पानी के बाउजर्स का बंदोबस्त कर लिया है, सक्शन मशीन का बंदोबस्त कर लिया है ताकि पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सके। बिजली की सूरत जिस तरह बताई गई है इतनी ग्रेव सिचुएशन नहीं है। बिजली तकरीबन बहुत सारे इलाकों में मौजूद है। पीने का पानी भी जो है ना हमारे पास अवेलेबल है। एफर्ट्स हमारी मौजूद है और चल रही है ताकि कल तक हम सिचुएशन बेहतर करें और लोगों को अपने घरों में दोबारा शिफ्ट करें जिनको शिफ्ट किया गया। राइट। सर, जो तस्वीर जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो ज़मीनी रास्ते हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। कई मकामात पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अपेरेंटली ये रास्ते अब बिल्कुल आने जाने के लिए मुनक़ता हो चुके हैं। ये क्या सिचुएशन है? ज़मीनी रास्ते बहाल हैं? और ये भी बता दीजिएगा कोई फिगर्स आपके पास आए कितने मकानात मुतासिर हुए हैं? क्या लोग भी इस तमाम तर सिचुएशन में जो है इफेक्ट हुए हैं? आपकी आवाज मुझे काफी कम आई, लेकिन जो मुझे समझ आई वो ये है कि हमारा सिंध से और बलूचिस्तान से रास्ता अभी बहाल है। अलबत्ता गवादर के अंदर डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे बहुत सारी जगहों पे रास्ता मुनक़ता हो चुका है। हमारे पास 7 मकानात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हुए हैं और बहुत सारे मकानात ऐसे हैं जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ताहम अब तक किसी भी किस्म की जानी नुकसान की इत्तलात हमें नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह। उस लिहाज से गवादर स्थित। राइट। औरंगजेब साहब, ये भी बता दीजिएगा कि मजीद बारिशों के हवाले से भी प्रेडिक्शंस और काफ़ी ख़तरनाक किस्म की बारिशों की प्रेडिक्शंस आ रही हैं, उस हवाले से क्या तमाम तर प्लानिंग है? मजीद सिचुएशन वर्स्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है या फिर चीज़ें अंडर कंट्रोल आती हुई दिखाई दे रही हैं आगे के दिनों के लिए? जी ऐसा है कि बिल्कुल प्रेडिक्शंस हो चुकी है बारिशों के सिलसिले पर। 29 को इट इज सेड कि काफी ज्यादा बारिश होगी। बट अच्छी बात यह कि 29 की जो बारिश है वो गवादर शहर की हद तक रिलेटिवली कम होगी और उसके असरात पसनी और ओरमाड़ा की तरफ होंगे। तो आज जिन इलाकों में कम बारिशें हुई है 29 को उन इलाकों में ज्यादा बारिशें होगी, और जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हुई है वहां से कम। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें इसको मैनेज करना ज्यादा बेहतर होगा और आसान होगा। जो चीजें जो प्रॉब्लम हमें याद पेश आई, हम कोशिश करेंगे कि अगली मरतबा हमें वो मसाइल दरपेश न आए।
ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اورنگزیب صاحب، اگر آپ تھوڑا سا گوادر کی جو لوکیشن ہے، جو محل وقوع ہے، اس کو اگر تھوڑا سا ڈیفائن اس طریقے سے کر پائیں، یہ جو پانی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر بڑی مقدار میں پانی دکھائی دے رہا ہے، یہ کس طرف نکلے گا؟ سمندر کی طرف ڈھلان ہے، یا پھر یہ جو ایریا یہ خود نشیبی علاقوں میں آتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے پھر سکشن پمپس ضروری ہیں، یا پھر نیچرلی ڈھلان ہے اور یہ آہستہ آہستہ نکلے گا سمندر کی طرف یا پھر ندیوں کی طرف؟ جن علاقوں سے پانی کی نکاسی ہو سکتی تھی وہاں تو ہم کر چکے، جہاں نالے صاف کرنے تھے وہاں ہم نالے صاف کر چکے، جہاں پہ ہمیں زمین میں شگاف بنانے کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم کر چکے۔ گوادر کے بیچ کا شہر کا علاقہ اس طرح کا ہے کہ وہ نشیبی علاقہ ہے اور وہ باقی علاقے کی نسبت تھوڑے سے گہرائی میں واقع ہے، تو یہاں جو پانی گھروں میں رکے گا اور پمپ کی ہمیں ضرورت ہوگی، واٹر ضرورت ہوگی، اس کے لیے ہم نے تعداد میں مشینز آلریڈی تیار کی ہوئی ہے، نیوی سے امداد لی جا چکی ہے، آرمی سے امداد لی جا چکی ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اپنی مشین بھی بھجوائی ہے۔ ہم صرف بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے، جیسے بارش رکتی ہے تو ہم یہ سارے شروع کر 2 سے 3 دن پانی ایسا راستہ موجود نہیں ہے کہ ہم وہ رائٹ، تھینک یو سو مچ اورنگزیب بادینی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلی طور پر آپ نے تمام تر سچویشن کو ڈسکرائب کیا، اور امید کرتے ہیں کہ حالات مزید جو ہے اب خراب ہونے کی جانب نہیں بلکہ بہتر ہونے کی جانب آئیں گے۔ البتہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے، لہٰذا یہ خدشہ ضرور موجود ہے کہ مزید اسی طرح کی سچویشن جو ہے بڑھ سکتی ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر گوادر اورنگزیب بادینی ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر انتظامیہ جو ہے مصروف ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ بارش سے گوادر میں بہت تباہی ہوئی ہے، اپیل ہے گوادر کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ سینیٹر کہدہ بابر کا کہنا ہے امید ہے وفاق اور صوبائی حکومت لوگوں کی مدد کرے گی۔ حالیہ بارشوں سے گوادر میں تباہی آئی ہے، اس کے لیے میں حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان سے درخواست کرتا ہوں کہ جی وہ گوادر کو آفت زدہ ضلع قرار دے۔ وہاں پر لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ بہت خستہ حالت میں ابھی زندگی کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان وہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے جتنا بھی ہو سکے گا کرے گا، اور وہاں کے لوگوں کے لیے جتنے بھی وسائل حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے ہیں ان کو بروکار لا کر وہاں کے لوگوں کے لیے جتنا بھی ہو سکے وہ کریں۔ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، گوادر کے لوگ اپنی ہمت نہ ہاریں، انشاءاللہ تعالیٰ حکومت سے بھی درخواست کریں گے اور ہم ذاتی حیثیت میں بھی گوادر کے لوگوں کے شانہ بشانہ کریں۔ اور کراچی میں بھی سردی کا یو ٹرن، تیز ہواؤں نے شہر کا موسم ٹھنڈا کر دیا ہے۔ جمعے کو بادل آئیں گے، پانی برسائیں گے اور سردی کو مزید بڑھائیں گے۔ محکمہ موسمیات نے 29 فروری سے 2 مارچ تک سندھ بھر میں بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ کراچی کا موسم گزشتہ رات سے خاص طور پر ایک دفعہ پھر ٹھنڈا ہو چکا ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ گرد آلود ہواؤں سے ایک جانب جہاں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں جاتی ہوئی سردی ایک دفعہ پھر لوٹ آئی ہے۔ گزشتہ ہفتہ کافی گرم رہا جب شہریوں نے تمام گرم ملبوسات واپس رکھنا شروع کر دیا اور گرمیوں کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اچانک سے ایسا ہوا ہے کہ کراچی میں سردی نے دوبارہ سے یو ٹرن لے لیا ہے اور سردی کا آخری سپیل اسے کہا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات سے کراچی میں انتہائی تیز ہوائیں مسلسل چل رہی ہیں، جس سے سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر رات کے اوقات میں سردی کی شدت خاصی بڑھ جاتی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جمعے کو کراچی میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ پیش گوئی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات نے تفصیلی طور پر یہ بتایا کہ کراچی میں 3 دن تک مزید جو ہے یہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ 29 فروری سے 2 مارچ تک یہ بارش ہو سکتی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سرفراز صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ کیا پریڈکشنز ہیں؟ جاتی ہوئی سردی دوبارہ سے لوٹ آئی ہے، تھوڑا سا مزید کراچی والوں کو اس سردی کو انجوائے کرنے کا موقع ملے گا؟ جی بہت شکریہ جی، بالکل ملے گا۔ مارچ کے جو شروع کے 3 یا 4 دن ہوں گے اس میں پھر دوبارہ ٹھنڈ ہو جائے گی، خاص کر رات کے ٹیمپریچرز بھی گر جائیں گے، دن کے بھی، اور رات کے ظاہر ہے کہ زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے، جب تو 10 سے 12 کی رینج میں آ سکتا ہے ٹیمپریچر، بالخصوص 2 اور 3 مارچ کو۔ تو امکان یہی ہے کہ 1 تاریخ کو 1 مارچ کو بارش کا امکان ہے کراچی میں، ماڈریٹ ٹائپ، اور کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے تیز اسپیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ٹھنڈ بڑھ جائے گی نسبتاً، اور یہ جو ویو داخل ہوگی بلوچستان میں 29 فروری سے،
वैसे तो बलूचिस्तान में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, गवादर में बड़ी तूफानी बारिश हो चुकी है, गुज़श्ता रात से आज शाम तक होती रही, और उधर अभी कल उसमें कुछ थोड़ा सा वक्त रिलीफ आएगा, वक्फा आएगा, लेकिन परसों से दोबारा एक वेव दाखिल होगी तो वो फिर फैलते फैलते। अच्छा सरफराज साहब, जुमे के हवाले से थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, बारिश की प्रेडिक्शन तो की जा रही है, लेकिन कराची वालों का ये भी शिकवा होता है कि जो प्रेडिक्शन है, ये बारिश जो है धोखा दी जाती है। जब प्रेडिक्शन होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि तेज धूप निकली होती है, इस दफा भी ऐसा होगा या फिर लग रहा है और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अच्छी बारिश होने वाली है जुमे से? नहीं, काफी इम्कानात हैं, वो तो कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर मौके पे तो होती है, जब भी कहा जाता है तो है अच्छा खासा इम्कान है अच्छी बारिश का, कराची में भी और पूरे सिंध में होगी, बेशतर अजला में सिंध के, और कहीं पर दरमियानी, कहीं किसी जगह पर तेज स्पेल मुतवक्के है। राइट, अच्छा शॉर्ट स्पेल होगा या 2 से 3 दिन तक जारी रहने वाला ये स्पेल रहेगा? नहीं, 1 दिन का ज्यादा इम्कान है कराची में, और जो मुल्क का दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, हैदराबाद, जामशोरो और नीचे ठट्ठा और बदीन वगैरह, इनमें ज्यादातर इम्कान यही है कि 1 मार्च को, और फिर कुछ एरियाज में यानी 1 मार्च सुबह से या दोपहर से शुरू होकर रात तक इम्कान है कराची में, और फिर कुछ एरियाज में जो ईस्टर्न सिंध के इलाके होंगे वहाँ पर 2 मार्च को जो है पुख्ता चांसेस हैं कि कराची में जुमा हफ्ता जो है ये 2 दिन बारिश हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब। और अब ठंडे मौसम के बाद सियासी गर्मा गर्मी की बात कर लेते हैं। 21 दिन के अंदर इजलास तलब करना आईनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर को दोबारा एडवाइस इरसाल कर दी, साथ ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास तलब करने का इख्तियार भी दे दिया। 21 दिन के अंदर इजलास बुलाएं, ये आईनी डेडलाइन है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर मुमलिकत को आईनी जिम्मेदारी याद दिला दी। निगरां वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए सदर को दोबारा एडवाइस भेज दी। भिजवाई गई सिफारिशात में आइन के तहत असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है। कहा है आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर इजलास तलब करना आइनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास न बुलाने पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मुतबादिल इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने भी निगरां वज़ीर आज़म को समरी अरसाल की है, जो कि वजारत पार्लिमानी उमूर को दी गई है, ताहम ये समरी वापस सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गई। निगरां वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आईनी डेडलाइन गुजरने पर इजलास बुलाने का इख्तियार दे दिया है, जिस पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आईनी डेडलाइन पूरी होने पर इजलास बुलाने का उसूली फैसला किया है। ज़राए का कहना है कौमी असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन बुध और जुमेरात की दरमियानी शब जारी किए जाने का इम्कान है। यहाँ आपको बताएंगे आरिफ अलवी पर असम्बली तोड़ने और इजलास न बुलाने के 2 मुकदमात होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अलवी साहब ने आइन तोड़ा है। सदर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर पूरी कर दें, क्योंकि आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को असम्बली इजलास बुलाना है। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज़ है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख़्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असम्बली को डिज़ोल्व किया। हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असम्बली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है, तो उम्मीद है कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब वही आइनी ज़िम्मेदारी पूरा कर देगा। इसहाक डार कहते हैं सदर मुमलिकत को इजलास तो हर सूरत बुलाना ही होगा, वो आइन शिकनी करना चाह रहे हैं। कानूनी माहिरीन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के इक़दाम को आइन से मुतसादम करार दे दिया। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है कोई अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। सियासी चाल चल रहे हैं। सदर का ओहदा एक सियासी ओहदा नहीं है। सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुला रहे, सवालात उठ गए।
इसहाक डार कहते हैं असेंबली इजलास बुलाने पर आइन वाज़ेह है। इजलास होना ही होना 21 डे 21वें दिन जो कि इलेक्शन से 8 फरवरी को हुआ था, 29 फरवरी को इजलास होना ही होना है। कानूनी माहिरीन ने सदर के इकदाम को आइन से मुतसादम करार दे दिया। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में हम्माद रोहिला ने कहा, आरिफ अलवी सियासी चाल चल रहे हैं। इस वक्त सदर साहब जो कर रहे हैं बदकिस्मती से एक सियासी चाल चल रहे हैं। सदर का ओहदा एक सियासी ओहदा नहीं है। हसन रजा पाशा ने कहा, सदर मुमलिकत आइन शिकनी करना चाह रहे हैं। तो ये जवाब बना के असेंबली का इजलास ना बुलाना ये कोई इतना मुनासिब नहीं है। कोई और बात होती तो शायद वो कर लेते, लेकिन ये जस्टिफिकेशन कोई प्रॉपर नहीं है। कानूनी माहिरीन का कहना है, अगर सदर कौमी असम्बली का इजलास न बुलाएं तो स्पीकर को इख्तियार हासिल है कि वो ऐवान का इजलास तलब कर सकें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी न हो सका। इलेक्शन कमीशन का तमाम दरखास्तों को यकजा करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने मखसूस नशिस्तों के बगैर ऐवान की कार्रवाई गैर आइनी करार दे दी। लीगी रहनुमा कहते हैं कि मखसूस सीटों के लिए असम्बली में जीत कर आना ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों की सियासत खास हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों के हुसूल के लिए कोशिशें तो सियासी मुखालिफिन की आईनी तवज्जुहात ने मामला दिलचस्प कर दिया। इलेक्शन कमीशन मामले पर आज भी फैसला ना सुना सका। तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके सुनने की हिदायत करते हुए कॉपी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है। ये रिजर्व सीट्स विमेन और माइनॉरिटी की सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिल सकती हैं जिनका तादाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट या असेंबली में हो। ये किसी और की नहीं है। आजम नज़ीर तारर ने एतराज़ किया, कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है। जो जमातें जीत कर पार्लियामान में आती हैं, मखसूस नशिस्तें उनका हक होती हैं। ये सीट्स प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मखसूस की गई हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन का हिस्सा होती हैं, आम इंतखाबात में वोट हासिल करती हैं और अपने वोट के तनासुब से ये सीटें उन्हें जाती हैं। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर कल फिर समाअत करेगा। निज़ाम गिर जाएगा, सिस्टम के अंदर रहने वाले रोएंगे, दाढ़ी सियासत में ही सफ़ेद की है, सारी बातें सोच समझ कर कह रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन में धांधली हुई लेकिन बैरूनी इदारों को मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। आलमी ताकतों को हमसे तकलीफ है। इंतखाबात से पहले फैसला हो गया था कि JUI का हुजम कम किया जाए। बाहर हो गए, जैसे हम मुल्क से बाहर हो गए, मुल्क के अंदर हैं। और मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर हैं वो जम कर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। हमने सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ेंगे। मेरी ये दाढ़ी इलेक्शनों में सफ़ेद हुई है। तो ये जो मुदाखलत है मुल्क की सिस्टम में, पार्लियामेंट में जो अथॉरिटी है, अवाम के नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं। तो आज तक इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। पीपल्स पार्टी वाले तो टीवी पर भी हमारे मैंडेट को जाली कह रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। एक ऑडियो पर मुस्तफ़ा कमाल की वजाहत आ गई। कहा राब्ता कमेटी इजलास के सामने आने वाली वीडियो मेरी ही है जिसे साजिश के तहत लीक किया गया। हमारी पार्टी में कुछ लोग लंदन ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, कौन मुलव्विस है हमें सब मालूम हो चुका है। ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ। एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है, वो हमें कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। अब ये दो बातों में तो कोई न्यूज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी के कमरे में, ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी से, और उस राब्ता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग
कोडिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इत्तलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक, जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल मुनक्किद होगा। 50 से ज़ायद नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। इंतजामिया की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। दानिश मुराद की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान असम्बली के पहले इजलास में नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर की अदम मौजूदगी में इजलास की सदारत सीनियर रुकन इंजीनियर जरमक खान अचकजई करेंगे। जरमक खान अचकजई गैर हाजिर रहे तो साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली राहिला दुरानी इजलास की सदारत करेंगी। दूसरी जानिब वजीर आला बलूचिस्तान का फैसला अब तक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी के 3 अरकान जहूर बुलैदी, सरफराज बुक्टी और सादिक उमरानी वजारत आला के उम्मीदवारों में शामिल हैं। वजारत आला की नामजदगी के बाद गवर्नर बलूचिस्तान के हवाले से फैसला किया जाएगा। अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया ने भरपूर हिफाजती इकदाम किए हैं। असम्बली की हुदूद में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल तलब। इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 113 अरकान सूबाई असम्बली की हल्फ बर्दारी होगी। ऐवान में 67 नए चेहरों की भी एंट्री होगी। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इजलास में 67 नए चेहरों समेत 113 अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं और हाउस वगैरह का जितना भी मरहला है वो हमारा पूरा मुकम्मल है। जैसे सिर्फ हमने मेंबरान के सहूलत के लिए ये वन विंडो ऑपरेशन का वो एहतमाम किया था। 25 है। जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून के 9, पीपल्स पार्टी 5, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के 2 और अवामी नेशनल पार्टी का 1 रुकन शामिल है। इजलास के दूसरे मरहले में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। तीसरे मरहले में वजीर आला का इंतखाब होगा। मरियम नवाज की वजारत आला का पहला दिन। सुबह सवेरे सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंची, ट्रैफिक रोकने पर हुकाम को झाड़ पिला दी, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी सेहत ने मरियम नवाज को पोलियो मुहिम से मुतालिक आगाह किया। इजलास में मुस्तहिक अफराद का डाटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा भी लिया। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी और टाइम वर्क रेड लाइन है। सियासत नहीं, बस अवाम की खिदमत ही मिशन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले रोज ही वाजे कर दिया। सुबह सवेरे सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंची, ट्रैफिक रोकने पर हुकाम को झाड़ पिला दी। कहा ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक करें, शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वजीर आला पंजाब को निगरान दौर में सिविल सेक्रेटेरिएट में करवाए गए तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का दौरा भी किया। सेक्रेटरी सेहत ने मरियम नवाज को सूबे में जारी पोलियो मुहिम से मुतालिक आगाही दी। चेयरमैन PND और सेक्रेटरी खजाना ने दस्तियाब तरक्याती फंड से आगाह किया। मरियम नवाज ने साबिक कमिश्नर ऑफिस को गिराकर नई बनाई गई महकमा दाखिला की इमारत का भी दौरा किया। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज और सिफारिशात का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा गरीब आदमी को उसका हक उसी की दहलीज पर मिलना चाहिए। अरकान सेनेट ने लाहौर में खातून से बदसलूकी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तौहीन मजहब के झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सेनेटर्स का कहना था कि लाहौर जैसे अफसोसनाक वाक़यात से हमारा मुल्क और मजहब बदनाम होते हैं। लाहौर में खातून से बदसलूकी के वाक़े की सेनेट में गूंज, अरकान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रुबीना खालिद बोली माशरे में अदम बर्दाश्त और जहालत फैल रही है। इससे पता चलता है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। जो हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है, जो हमारे अंदर जो है बिल्कुल एक जहालत का ही मैं इसको नाम दूंगी कि आप कुरानी आयात को और आम हरूफ के अंदर जो है फ़र्क न कर पाए। फैसल सब्ज़वारी ने तौहीन मजहब के झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। किसी के ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम, खासकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मेरे दीन का नाम लेके किसी के ऊपर भी अगर झूठा कोई इल्ज़ाम लगाए तो उस पर सख्त तरीन सजा लगाई जाए। सादिया अब्बासी ने कहा वाक़या संगीन है, पाकिस्तान की तौक़ीरी की। इस चीज़ का इंतहाई अफसोस है क्योंकि ये एक बहुत संगीन मसला है और जो पाकिस्तान में न सिर्फ ख़वातीन पर लेकिन पाकिस्तान की जो बेतौकीरी हुई है दुनिया भर में इस इंसिडेंट की वजह से वो हम सब के सामने है। सेनेटर्स का कहना था कि इस्लाम तो अमन व आश्ती का मजहब है। लाहौर जैसे अफसोसनाक वाक़यात से हमारा मुल्क और मजहब बदनाम होते हैं।
सिंध में बल्दियाती इदारों की नाक़िस कारकर्दगी ने बच्चों और बड़ों को आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से 20,000 से ज़ायद अफराद सालाना कुत्तों के निशाने पर आ गए हैं। देखते हैं हैदराबाद से इरफान नारायण की रिपोर्ट। सिंध में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे जून 2023 से इक़्तिदार में आने के बाद अवामी खिदमत के दावे कर रहे हैं। कुत्ता मार मुहिम के लिए बाकायदगी से जहर की खरीदारी के अखराजात किए जा रहे हैं, मगर 2023 का जायजा लें तो सिर्फ हैदराबाद में इस साल 17,668 अफराद कुत्तों के हमलों का निशाना बने, जबकि मौजूदा साल ये तादाद 1893 को उबूर कर चुकी है। 1893 पेशेंट हैदराबाद में आए हैं और 212 पेशेंट जामशोरों में आए हैं, तो तकरीबन ये भी 2000 के करीब के पेशेंट हैं सिर्फ इस साल के। कुत्तों के हमलों में जख्मी होने वाले बच्चों और बड़ों की ये तादाद सिर्फ सिविल अस्पताल हैदराबाद में रिपोर्ट होने वाले अफराद की है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक 35,000 से ज्यादा अफराद हर साल कुत्तों के हमलों का निशाना बनते हैं, जिसके बावजूद बल्दियाती इदारे ज़बानी जमा खर्च तक महदूद हैं, जबकि मेयर हैदराबाद कुत्तों को मारने के बजाय डॉग सेंटर बनाने के ख्वाहिशमंद है। कुत्ते बहुत नुकसान दे रहे हैं, रात में बाइक पे निकलो तो पीछे लग जाते हैं और सुबह जाते हैं ना फजर में, इतने कुत्ते होते हैं कि हम जो है बचा के जाते हैं। कुत्तों का काफ़ी जो है ना खतरा हो गया है। अब क्या करें भाई, कोई सुनता तो है नहीं, सुनाए तो किसको सुनाए यार। हैदराबाद में एक जानिब बच्चे और बड़े रोजाना कुत्तों के हमलों में जख्मी होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो दूसरी जानिब टाउन कमेटीज कुत्ता मार मुहिम का जहर खरीद रही है, लेकिन इन सब इकदामात के बावजूद आए रोज शहरी जख्मी हो रहे हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान नारायण, हैदराबाद। और अब कुछ बात करते हैं PSL सीजन 9 की, जिसके लाहौर में आखिरी मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की बैटिंग अभी जारी है। इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स ने बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेटों पर 214 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। मजमूए में उस्मान खान 96 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। इफ्तिखार अहमद 18 बॉल्स पर 40 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। रिजा हेंड्रिक्स ने भी 30 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स अब तक एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हुई। कलंदर्स ने 5 मैचेस खेले और इसे 5 में शिकस्त हुई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।